स्वागत है आप सभी प्यारे से बच्चों का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म रेजांगला एजुकेशन पर। तो आज के इस सेशन के अंदर बेटा हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे हमने एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही हम प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में इसके अंदर हम करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? जिस प्रोसेस से फूड का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूं तो बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे ग्लूकोज है बेटा, हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी ये ग्लूकोज है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है इसका। ठीक है, और ये ब्रेकडाउन होके क्या रिलीज करता है बेटा? ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है। किसकी फॉर्म में? एटीपीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपीज की फॉर्म में। क्लियरली नजर आ रहा होगा बेटा, है ना बेटा? तो रेस्पिरेशन के दौरान होता ये है, ये जो ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो फूड है, ठीक है, इसका क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, और इससे क्या रिलीज हुई? इससे रिलीज हुई बेटा एनर्जी। क्या रिलीज हुई बेटा? इससे एनर्जी रिलीज हुई, है ना? अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपनी वेरियस एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अपनी अलग अलग जो नए केमिकल्स की सिंथेसिस हो, ठीक है, उनको बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये एनर्जी है यूटिलाइज की जाती है। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा? जिस प्रोसेस से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा? द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जिस प्रोसेस से फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उसे क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब जिस सब्सटेंस का क्या होता है बेटा, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यानी ब्रेकडाउन होता है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, क्या कहा मैंने? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जिस सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, those compounds those compounds those compounds which are breakdown during respiration, during respiration के दौरान जिसका हम क्या करते हैं? ब्रेकडाउन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर कोल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उन्हें क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है बेटा?
हम बात कर रहे हैं कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। मतलब जिन सब्सटेंस को तोड़ के एनर्जी को रिलीज किया जाता है, जिन सब्सटेंसेस को तोड़ के एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो वो क्या है, ठीक है। तो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है बेटा, आपको याद रखना है वो क्या है हमारे, और सबसे मोस्ट कॉमन है बेटा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, है ना। क्या है हमारी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, इनको भी ब्रेक डाउन करके इनसे क्या की जाती है, एनर्जी है वो रिलीज की जाती है। क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। क्लियर है। तो जो कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये, और सबसे ज्यादा किसका ब्रेकडाउन होता है, सबसे ज्यादा यूटिलाइज किसका होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मोस्टली यूज्ड सबस्ट्रेट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबस्ट्रेट एनर्जी को रिलीज करने के लिए। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं इनके अंदर एनर्जी आती कहां से है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो हमारा ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, ये जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब इन कार्बन कार्बन के बीच के बेटा, जब ये बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। जब इन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको स्टोर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर है। तो कार्बन कार्बन के बीच में बेटा क्या प्रोड्यूस होते हैं, बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो उन जब बॉन्ड्स को वन बाय वन, हर एक बॉन्ड को जब हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान हम यही सीखने वाले हैं बेटा, हर बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है आपने पढ़ा होगा बेटा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है आपका 2 टाइप का है। कौन कौन सा, एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा होता क्या क्या है इनके दौरान। तो इनके दौरान होता ये है, तो सबसे पहले तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए शुरू करते हैं। ओके बच्चा, आ जाइए यहाँ पे जल्दी से। अब तो देखिए बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है किसकी प्रेजेंस में, वो होता है बेटा हमारे किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के में। यहाँ पे फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अब्सेंस में होता है, ठीक है। किस में होता है, अब्सेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर है बात, ठीक है बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सेकंड।
तो सेकंड जो हम बात करें बेटा क्या होगा, यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड कहें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहें, ठीक है, या मैं कहूँ ग्लूकोज जो हमारा है उसका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, या मैं कहूँ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम बात करें लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। यहाँ पे एनर्जी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्मॉल amount of energy is produced, small amount of energy is produced। यहाँ पे एनर्जी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ओके बच्चा, नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। चलिए, तो उसको करने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं एक रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है, हम आपको बताते हैं इनके बारे में। तो देखिए बेटा, होता क्या है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। क्या है बेटा, ग्लूकोज है, C6H12O6। ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज है ना बच्चा। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है। अब ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहले ये ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, पाइरूवेट के अंदर। क्लियर है। अब आपको पता है जो ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और जो पाइरूवेट जो बनता है ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। तो जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे क्या होंगे बेटा, आपके 2 पाइरूवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे 2 पाइरूवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इजी बात यहां तक बेटा, क्लियर है। और ये जो प्रोसेस है हमारी, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है भाई, ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, और प्रोसेस को क्या नाम दिया, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर है बात इतनी बच्चा। अब ये जो हमारा पाइरूवेट है बच्चा, ये जो हमारा पाइरूवेट है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, एरोबिक होगा या एनारोबिक। अगर पाइरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वो रेस्पिरेशन आपका कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर होगा क्या, है ना, पाइरूवेट है
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे ये बेटा फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। और कितनी 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे। कितने बेटा 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। क्लियर है। जब एब्सेंस में होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अलग अलग हम बात करें, या तो बेटा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। या क्या बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, लैक्टिक एसिड बनेगा। या क्या बनेगा बेटा, हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और प्लस में यहां पे बेटा क्या होगा, सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म होंगे। कितने, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। इजी बात। ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ठीक है, ये होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जितनी भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर। क्लियर है। ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ये कहां होगी, ये होगी यीस्ट सेल के अंदर, और हम कहें जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर, ठीक है बच्चा। यीस्ट सेल और मसल सेल्स, ह्यूमंस की जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इतना आपको समझ में आया बच्चा, है ना। तो वापस से आते हैं एक बार यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि एंड प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे। तो यहां पे जो एंड प्रोडक्ट से क्या रहेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यानी हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, है ना। यहां पे एंड प्रोडक्ट्स क्या थे बेटा, तो यहां पे बने थे अल्कोहल, ठीक है। और हम कहें नेक्स्ट बेटा, यहां पे क्या बना था, लैक्टिक एसिड। क्या बना था, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और क्या था बेटा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ था, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, ये एनर्जी रिलीज हुई है। ये हमने बताया नॉर्मल जो सेल्स हैं हमारी ह्यूमंस के अंदर, ऑल एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, एरोबिकली, ठीक है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, नॉर्मली रेस्पायर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली हमें किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर, एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, हमारी आरबीसीज के अंदर, क्योंकि वो बेटा क्या होती है, मैच्योर आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड होती हैं, उनके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ठीक है, किसके दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम बता देते हैं आपको, जब भी हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है एक सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ठीक है, मल्टी स्टेप्स के अंदर होती है। क्या होती है, बहुत ही मल्टी स्टेप्स के अंदर होती है। देखिए बच्चा, ये है बेटा हमारा फूड ग्लूकोज, ठीक है। जब इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जब क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, यानी जब इसके कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा तो उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी। क्या रिलीज होगी बेटा, एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको स्टोर कर दिया जाता है, इसको स्टोर कर दिया जाता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटीपी से क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। ओके बच्चा, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, ठीक है, ये एक स्टेप के अंदर रिलीज नहीं होती है,
क्या होती है, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, ये कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is occur in multiple steps, is occur in multiple steps। किसके अंदर होती है, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होती है। नोट इन ए सिंगल स्टेप, नोट इन ए सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होती, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज होगी और सारी की सारी एनर्जी को है जो सेल्स है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएंगी। क्लियर है, इसलिए एनर्जी धीरे धीरे, यानी जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप्स के अंदर तोड़ा जाता है और स्टेप वाइज एनर्जी है उसको रिलीज करवाया जाता है और उस एनर्जी को स्टोर करवाया जाता है। क्लियर है, इसी वजह से हम बात कर रहे हैं, यानी एनर्जी को स्टोर किया किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर किया, एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी के बारे में आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है। एटीपी होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी होता है बेटा हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, एडेनिन का जो मॉलिक्यूल है उससे 3 फॉस्फेट हैं वो अटैच रहते हैं। अब ये बनता कैसे है बेटा, तो इसको बनाने के लिए देखो क्या चाहिए, सेल के अंदर एडीपी रहता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, बट इनको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। क्लियर है, क्या चाहिए, एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी फूड के ब्रेकडाउन से, ठीक है, उसको स्टोर कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, है ना, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये हो गया एक एनर्जी का मॉलिक्यूल जो हम बात कर रहे हैं, एनर्जी जिसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में, आया समझ में। ये जो एनर्जी है कहां से आई, ये आई फूड के ब्रेकडाउन से। कहां से आई ये, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। कहां से आई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। क्लियर है बेटा, जब भी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट, whenever cells require एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इट ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी, और क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इतनी बात आई समझ में बच्चा, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ओके बच्चा, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने वाले हैं, वो है बेटा आपका ग्लाइकोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस और लाइसिस इनसे मिलके बना है ना। तो जो ग्लाइकोज है उसका मीनिंग होता है शुगर। क्या होता है बेटा, शुगर। लाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। तो जिस प्रोसेस से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जिस प्रोसेस से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किसके अंदर बेटा, पाइरुवेट के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की, एम्डन, मेयरहोफ एंड पेरनस, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ईएमपी पाथवे। क्या कहा जाता है, ईएमपी पाथवे।
कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, कॉमन स्टेप होता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये होती कैसे है उसको देखते हैं बेटा, जल्दी से आ जाइए अब यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा समझिए भाई, सबसे पहले ग्लूकोज है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन करता है एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। कौन करता है एंजाइम, हेक्सोकाइनेज करता है। कौन सा करता है, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो करता है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें, अब ग्लूकोज को फर्दर से उसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसके आइसोमर के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। आगे फ्रुक्टोज के साथ जो 6 फॉस्फेट है उसके साथ एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया जाता है, वो कहलाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर है बेटा इतनी बात यहां तक, ठीक है। अब इसको करता कौन है, देखिए बेटा हम बात करें, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम करता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है बेटा, ये क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, देखिए भाई, ग्लूकोज है 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज है हमारा कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ठीक है। और इसके ऊपर क्या ऐड होता है, फोस्फेट। कौन ऐड करता है, हेक्सोकाइनेज। अब ये जो फोस्फेट ऐड हुआ है ये आता कहां से है, ये आता है बेटा कहां से, एटीपी से। कहां से आता है, एटीपी से। कहां से आता है, एटीपी से बेटा, ठीक है। कहां से आएगा ये, एटीपी से आएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में यहां तक। नेक्स्ट बेटा हम बात करें आपकी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और कौन करेगा बेटा, ये करेगा हमारा एक एंजाइम, कौन सा है आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। कौन है भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। क्लियर है भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम ये करेगा बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ में यहां तक। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। कौन, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन करेगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, इन एंजाइम्स की जो ये नेमिंग है, इन एंजाइम्स की ये जो नेमिंग है किसके बेस के ऊपर है, सबस्ट्रेट के बेस के ऊपर, या ये जो फंक्शन कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर। जैसे हेक्सोकाइनेज यानी ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है। काइनेज जब भी वर्ड यूज हो मतलब वहां पे फोस्फेट का एडिशन होगा, है ना। और वो फोस्फेट कहां से आएगा, एटीपी से। तो एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो जो फॉस्फेट है वो ऐड हो जाएगा इस ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है, कौन बना रहा है, हेक्सोकाइनेज। क्लियर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे एंजाइम कौन सा रहेगा, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम रहेगा, आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करने वाला आइसोमरेज, और ग्लूकोज का आइसोमर फ्रुक्टोज। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर बच्चा यहाँ पे। अगेन क्या होता है, फ्रुक्टोज जो 6 फॉस्फेट है उसके साथ एक जो हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप है और ऐड होता है। क्लियर है, तो यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कौन करेगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, फोस्फोफ्रुक्टोज यानी फ्रुक्टोज जिसके साथ क्या ऐड है, फॉस्फेट। क्लियर है बच्चा, उसके साथ क्या ऐड करना है, वापस से एक फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, दो हो गए तो क्या हो गया, क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
क्लियर है बेटा यहां तक? अब ये जो मेरे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है, इसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और ये जो ब्रेकडाउन है ये कौन करता है? ये एक एंजाइम करता है और उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है बेटा उस एंजाइम का? एल्डोलेज। क्या नाम है? एल्डोलेज एंजाइम। क्लियर है? एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है? इनको ब्रेकडाउन कर देता है। किसके अंदर बेटा? इनको ब्रेकडाउन कर देता है किसके अंदर? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। क्लियर है? अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स होते हैं। कितने बेटा? हम बात करें 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स के अंदर। ओके, तो देखो ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है बेटा? 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। तो एल्डोलेज एंजाइम ने जो ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, इसको 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स के अंदर तोड़ दिया। क्लियर है? तो ये है बेटा हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, ये है बेटा हमारी सेकंड रिएक्शन, ये है बेटा हमारी थर्ड रिएक्शन और ये है बेटा हमारी फोर्थ रिएक्शन। क्लियर है? अब बेटा फिफ्थ रिएक्शन के अंदर क्या होगा? फिफ्थ के अंदर होगा ये कि ये हमारे पास एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बेटा? हमारे पास एंजाइम है ये, क्या नाम है आपका? ट्रायोज फोस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम है? क्या बता रहा अपना नाम? ये ट्रायोज फोस्फेट आइसोमरेज। क्लियर है? तो ये जो आइसोमरेज एंजाइम है ये क्या करता है? देखो बेटा, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? धाप। इसको कॉमनली क्या कहते हैं? धाप। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? धाप। DHAP, धाप। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पागल। याद रखना, धाप और पागल से। तो ये जो धाप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पागल के अंदर। और ये पागल कन्वर्ट हो सकता है धाप के अंदर। यानी ये कैसी है? इरिवर्सिबल स्टेप है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो धाप है ये पागल के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कौन करता है? आइसोमरेज एंजाइम। कौन करता है बेटा? आइसोमरेज एंजाइम। क्लियर है बच्चा? आ रही बात समझ में? यहां पे धाप की फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। क्लियर है? पागल की ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड है। ठीक है, और ये है बेटा हमारा फिफ्थ स्टेप। क्या है बेटा? ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। अब इस फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या हुआ है? जो धाप है वो अपने आइसोमर पागल के अंदर क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है? किसने किया? आइसोमरेज एंजाइम ने। बेटा आइसोमर बन रहा है, कौन बनाएगा? आइसोमरेज। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? ठीक है, अब आगे देखिए होगा क्या। हमारे पास क्या है? ये जो पागल है इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कैसे बेटा? देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ये जो 3 कार्बन का जो धाप है ये भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके कितने? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे हमारे पास पागल के। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं, ठीक है भाई, तो ये क्या करेंगे बेटा? अब आगे जो ग्लाइकोलिसिस है उसके दौरान क्या होगा? तो देखिए बेटा, इससे क्या किया जाएगा? हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या किया जाएगा बेटा? रिमूव किया जाएगा। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या है बेटा? डीहाइड्रोजिनेज। क्लियर है? तो यहां पे वो जो NAD है, ठीक है, उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा? NADH। क्या बना देगा? NADH। क्लियर है बेटा? तो यहां पे होगा ये हमारे पास ये जो NADH है, हमारे पास ये जो NADH है, क्लियर है, ये हाइड्रोजन जो यहां से रिमूव होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा? NADH। क्लियर है बेटा? NADH2 की यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा यहां पे? यहां तक ओके, आगे बढ़े। तो देखिए बेटा, अब होगा ये मेरे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, इससे हाइड्रोजन रिमूव करवाया, वो NAD के साथ ज्वाइन हुआ और फॉर्मेशन होगी NADH2 की। क्लियर?
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके बच्चा, आया समझ में? तो इससे फॉर्मेशन किसकी होगी, इससे फॉर्मेशन होगी, हम बात करें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। किसकी फॉर्मेशन होगी, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मेशन हुई 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। क्लियर है? एक फॉस्फेट है वो ऐड हो जाता है। यहां पे ये जो फॉस्फेट ऐड हुआ है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, वो यहां पे ऐड होता है। क्लियर है बेटा? ये एटीपी से नहीं आता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास क्या बन गया है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब इससे क्या होगा बेटा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। क्लियर है बेटा यहां तक? अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए बेटा, यहां पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है ना बेटा, हमारे पास एंजाइम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या है मेरे पास, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, अब होगा ये यहां पे। ठीक है, समझिए यहां पे ये था बेटा हमारे पास 6 स्टेप। क्या था बेटा, ये हमारे पास 6 स्टेप किसका बेटा, हमारी ये था भाई हमारे पास 6 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, ये 7th स्टेप पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये 8th स्टेप पे, ये 9th स्टेप पे, और ये 10th स्टेप पे। तो आप देख पा रहे हो ग्लाइकोलाइसिस है 10 स्टेप्स के अंदर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है, इन 10 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट। ठीक है बच्चा? ओके, ये आपको अभी अच्छे से नजर आता है। अब हुआ ये, देखिए भाई यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं जरा। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, एक फॉस्फेट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। क्लियर है? तो देखिए बेटा, फॉस्फेट की पोजीशन को म्यूटेट करने वाला, चेंज करने वाला क्या कहलाएगा आपका, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्लियर है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर इनोलेज कन्वर्ट करेगा। इनोल से याद रखो, इनोलेज। क्लियर है बेटा? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट रिएक्शन। क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 के अंदर, सेकंड स्टेप। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर, थर्ड स्टेप। ठीक है, एल्डोलेज इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ये होगा भाई फोर्थ स्टेप। धाप कन्वर्ट हो जाएगा पागल के अंदर, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेप। अब ये जो पागल है इससे फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा, हम बात करिए एल्डिहाइड है तो ग्लिसरेट की, यानी ग्लाइसरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ये होगा बेटा हमारा 6th स्टेप। क्या होगा, 6th स्टेप। और ये जो हमारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इससे एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, एटीपी की। इसकी फॉर्मेशन होगी एटीपी की। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो एटीपी बन रही है, क्लियर है, यहाँ पे क्या हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है बच्चा? आ रही बात समझ में? देखो यहां से फॉस्फेट हटेगा और वो किसके साथ ऐड होगा, एटीपी के साथ। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आ रही बात समझ में? यहाँ पे एंजाइम है वो वर्क करेगा। अब हमारे पास एक फॉस्फेट हट गया तो क्या रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट।
अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी 3 पोजीशन से फॉस्फेट को चेंज कर देगा सेकंड के ऊपर, यानी म्यूटेट कर दिया, तो क्या कहलाएगा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब ये जो मेरे पास क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा हमारे पास, सॉरी, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, पीईपी के अंदर, ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट हुआ है ये कौन कर रहा है? इनोलेज। और फोस्फोइनोल पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जितने भी थे बेटा, ठीक है, आगे ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो फाइनली हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3-3 कार्बन के 2 क्या है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, वो फॉर्म हुए। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओवरऑल अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, एटीपी की बात करते हैं अब, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एटीपी के बारे में। तो देखो 2 जगह एटीपी बन रही है और 2 जगह एटीपी क्या हो रही है? कंज्यूम। क्लियर है? यहाँ पे नजर आ रहा है ना? तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, ठीक है, तो देखिए बेटा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी यहाँ यूज हो रही है, ठीक है, एक एटीपी यहाँ यूज हो रही है और एक एटीपी यहाँ यूज हो रही है। तो टोटल एटीपी कंज्यूम कितनी हुई है किसके दौरान हम बात करें? ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ठीक है। तो बेटा एटीपी यूटिलाइज्ड, ठीक है, कितनी यूटिलाइज हुई है? कितनी यूटिलाइज हुई है? 2 यूटिलाइज हुई है, ठीक है। उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस कितनी हुई है बेटा? देखो यहां से 2 एटीपी बनी, 2 यहां से बनी, टोटल कितनी बनी? 4। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बात कर रहे हैं एटीपी जो फॉर्म्ड हुई है, एटीपी जो फॉर्म हुई है कितनी हुई है? 2 एटीपी फॉर्म हुई है, सॉरी 4 एटीपी। कितनी बेटा? 2 यहां से, 2 यहां से, कितनी होगी बेटा? 4। तो नेट एटीपी कितनी फॉर्म हुई? नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, सिर्फ एटीपी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 2 का। क्लियर है? उसके अलावा उसके अलावा क्या होगा बेटा? ये देख पा रहे हो एक NADH का मॉलिक्यूल, क्लियर है? यहाँ पे ये जो हम बात करें एक NADH का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? एक NADH मॉलिक्यूल है वो, और यहाँ पे फॉर्म होता है, क्या होता है? एक NADH मॉलिक्यूल क्या फॉर्म होता है? साथ में एक NADH मॉलिक्यूल 1। तो ये स्टेप 2 बार होगा तो कितने हो जाएंगे ओवरऑल? 2 NADH। कितने हो जाएंगे? 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म्ड होंगे। क्लियर है? और आपको पता है जब ये आगे 1 NADH2 है, ठीक है, 1 NADH2 है, ये आगे चल के कितनी एटीपी बनाता है? ये बनाता है बेटा आपकी 2 एटीपी बनाता है। कितनी एटीपी बनाता है? 2 एटीपी। ये बनाता है, सॉरी बेटा, 3 एटीपी बनाता है, ये बनाता है 3 एटीपी। ठीक है भाई, समझ में आया यहां तक? ठीक है भाई, तो ये था बेटा हमारा ग्लाइकोलाइसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा मैंने कहा था रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसका कॉमन स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या ये, तो देखिए बेटा यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है बेटा हमारा, ठीक है, क्लियर है, ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है,
ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के अंदर, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के अंदर। जब ये स्टेप होता है तब एक NADH मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 के अंदर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और फाइनली ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। किसके अंदर? फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। और ये जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है ये फॉर्म करता है बेटा पाइरुविक एसिड। किसकी फॉर्मेशन करता है? पाइरुविक एसिड की। अब पाइरुविक एसिड के दो फेट है, या तो वो आगे चल के क्या बना दे? लैक्टिक एसिड बना दे। क्या बना दे? लैक्टिक एसिड बना दे। ठीक है, या वो क्या बना सकता है? इथेनॉल। तो लैक्टिक एसिड जब बनती है, ठीक है, ये बनती है किसके अंदर? हम बात करें जो लैक्टिक एसिड फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके अंदर। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब इस दौरान देखो ये जो NADH2 बना था वो वापस से क्या हो जाता है? रीयूज हो जाता है। क्या हो जाता है? रीयूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि NADH2 है ये ब्रेक डाउन होके वापस से NAD बनाता है। क्लियर है? ताकि ये जो NAD इस प्रोसेस को यहां पे करने के लिए चाहिए वो यहां पे ये क्या हो जाता है? रीयूज हो जाता है। हमारी बात समझ में? ये जो NAD हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये यहां से ही तो आएगा बेटा। क्लियर है? अगर ये नहीं बनेगा तो ये आगे की प्रोसेस है वो नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए इसलिए क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो हम बात कर रहे हैं ये जो बन रही है हमारी, ठीक है, एक जो हार्मफुल केमिकल है, लैक्टिक एसिड हुआ, अल्कोहल हुआ, इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पाइरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। ये किसके अंदर होगा? मसल सेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। किसके अंदर देखने को मिल जाता है बेटा? मसल सेल्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिल जाता है? मसल सेल्स के अंदर। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, हम बात करें ग्लूकोज से लेके पाइरुविक एसिड बनने की, ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। और लैक्टिक एसिड जो ये बन रही है ये वाली प्रोसेस भी कहां होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्लियर है बेटा? यहां पे पाइरुविक एसिड क्या करती है? यीस्ट के अंदर हम बात करें, किसके अंदर? यीस्ट सेल के अंदर। क्लियर है? जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो पाइरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो जाती है इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। और फॉर्मेशन करती है किसकी? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसके करने के लिए उसे क्या चाहिए? एक NADH2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये जो NADH मॉलिक्यूल है ये क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? NAD के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये जो हमारा NADH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, ओके बच्चा, दिख रहा होगा सभी को यहाँ पे अच्छे से? समझ में आए यहाँ पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? आए बात समझ में? तो सेल के अब होता यही है। देखो बेटा, ये जो इस तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, हम बात करें चाहे आपका लैक्टिक एसिड है चाहे आपका इथेनॉल है, ये क्यों बने हैं? ठीक है, ये इसीलिए बने हैं। किस लिए बने हैं? ताकि वापस से NAD है इसकी रिफॉर्मेशन हो और ये जो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती रहे। यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद सिर्फ एक स्टेप और होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो आपने देखा, क्या देखा बेटा? हमने ये पढ़ा था कि देखिए भाई सर, आपने ये कहा था जो ग्लूकोज होता है, क्या कहा था बेटा? मैंने ये कहा था कि ये जो ग्लूकोज होता है हमारा, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुविक एसिड के अंदर, या हम कहें पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, पाइरुविक एसिड बोलो या आप पाइरुवेट बोलो। ठीक है बेटा,
अब ये जो कन्वर्ट हुआ है पायरुवेट के अंदर, अब इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है, तो ये फॉर्मेशन करता है किसकी, हमने बताया था यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इथेनॉल की, इसकी फॉर्मेशन होती है इथेनॉल की, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यही बताया था, ठीक है। तो इसीलिए बेटा, किसी लिए, इसीलिए देखिए, अब इसीलिए देखिए ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, देखो भाई जब हमने किया था आपका कौन सा, ये वाला, क्या देखो टोटल एटीपी 4 बनी थी, है ना, और 2 क्या हो गई थी, यूटिलाइज हो गई थी, क्या हो गई थी, यूटिलाइज हो गई थी। तो ओवरऑल नेट गेन कितना था, 2 का था बेटा, कितना था, 2 का था। अब यहाँ पे हम देखें बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा 2 एटीपी ही बन रहे हैं, यानी पायरुविक एसिड फर्दर से, जैसे यहां पे हमने कहा था जब इतना होता है तो यहां तक हमारी 2 एटीपी बन चुकी हैं, कितनी, 2 एटीपी बन चुकी होती हैं, और एक NADH मॉलिक्यूल है वो भी बन चुका होता है ना। तो वो जो एक NADH मॉलिक्यूल जो ये बना है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास ये जो एक NADH मॉलिक्यूल बना है, ये देखिए बेटा, ये मेरे पास ये जो एक NADH मॉलिक्यूल बना है यहाँ पे, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये जो बना है मेरे पास, ये क्या होता है बेटा, फर्दर, ठीक है, किसके लिए नहीं जाता है, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन के अंदर, फोस्फाइलेशन के अंदर नहीं जाता है, क्या होता है आगे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है बेटा। तो ये फर्दर से उसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है, तो इससे आगे प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि इसका यहीं पे ये क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इसलिए NADH यहीं पे यूज अप हो गया है, क्लियर है। और इसी वजह से क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ 2 एटीपी हैं वही क्या हो रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहे हैं, 2 एटीपी हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में, ठीक बेटा, समझ में आए, यहाँ पे आगे बढ़े। तो देखिए बेटा, अब इसको करने से पहले थोड़ी सी अब हम कहानी को रिवाइज करते हैं जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है, क्या बताई है, सुनिए भैया, होगा क्या इसके अंदर, तो होगा ये मेरा बच्चा, ठीक है, क्या, देखिए बेटा, हमने क्या कहा, ये कोई मेरे पास एक सेल है, क्या है मेरे पास कोई एक सेल है, ठीक है बेटा। अब इस सेल के अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर है बच्चा, आ रही बात समझ में, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म, अब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से, किससे बेटा, ग्लाइकोलाइसिस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब ये जो पायरुवेट है बेटा, ठीक है, यहां पे, ठीक है, अब इस दौरान यहां तक हमारे पास क्या बन चुके हैं, हमारे पास बन चुके हैं 2 एटीपी और 2 NADH। अब ये जो NADH है बेटा, ठीक है, हम बात करें ये जो हमारे पास NADH2 है, ठीक है, इनसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, हमें एनर्जी लिबरेट करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आगे के जो स्टेप्स है वो होने वाले हैं, है ना, कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी तक इतना आपको पता चल चुका है। अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, इसकी एंट्री होती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर एंट्री होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर एंट्री होती है मेरा बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद पायरुवेट, ठीक है,
किसके अंदर क्या करता है, ये क्रैब साइकिल के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, क्रैब साइकिल के दौरान। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रही होगी, ये चला जाएगा किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा, क्रैब साइकिल के अंदर। क्लियर है। अब इस क्रैब साइकिल के अंदर जाने से पहले, ठीक है, क्या होती है, ये जो हमारा पाइरुवेट है, ये जो हमारा पाइरुवेट है, इस क्रैब साइकिल में जाने से पहले, ठीक है भाई, ये जो हमारा पाइरुवेट है, इसको देखिए भैया, ठीक है, तो ये जो मेरा पाइरुवेट है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए के अंदर। पाइरुवेट है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में। लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक कार्बन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इतनी बात आ रही समझ में। अब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये कार्बन रिमूव हो चुका है, और इसके साथ क्या होगा बेटा, हम बात कर रहे हैं एक जो NAD मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम बात करें डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। ठीक है, तो एक NADH मॉलिक्यूल यहां से फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, एक NAD जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उससे क्या हो जाएगा, एक NADH2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पे जो हमारा पाइरुवेट है, 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल के अंदर। साथ में कोए एंजाइम जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए। क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए क्या है, एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी हुई, यहाँ पे 2 चीजें हुई। एक तो हुई बेटा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारा NAD है, यहाँ पे जो हमारा NAD है ये कन्वर्ट हो गया है बेटा किसके अंदर, NAD के अंदर। इतनी बात आई समझ में, क्लियर है सभी को। ओके बच्चा, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन के दौरान क्या हुआ बेटा, पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन से 2 कार्बन के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल भी अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो आपने क्या समराइज किया। ठीक है, तो ये किया कि लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है, एसिटाइल कोए के अंदर है। और लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मीनिंग होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल थे तो 2 NADH बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन होगी 2 NADH की, फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH2। क्लियर है बेटा, 2 NADH2 है यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। वाओ, आगे है बेटा मेरे पास सुंदर सी क्रैब साइकिल, है ना। बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। मान लो बेटा, बिल्कुल आपके सर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, देखिए भाई, ये क्या है मेरे पास, एसिटाइल कोए, जो कब बना था, लिंक रिएक्शन से बना था। किससे बना था, लिंक रिएक्शन से। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये प्रेजेंट है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब ये सारी प्रोसेस कहां होगी, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने कहा था आपको कि एसिटाइल कोए
2 कार्बन का कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का एक कंपाउंड है। क्लियर है? ये दोनों जो मिलके क्या करते हैं, 6 कार्बन की एक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 6 कार्बन की एसिड बनाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं आपकी सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। क्या कह रहे हैं? सिट्रिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बेटा? सिट्रिक एसिड कहेंगे। ठीक है, हाँ भाई सुनिए, अब यहां पे 6 कार्बन की क्या बन गई है? सिट्रिक एसिड बन गई है। क्या बन गई है? सिट्रिक एसिड। क्लियर है? यहां पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा और उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम है? सिट्रेट सिंथेटेज। देखो बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी के बेस पे नाम चलते जाएंगे। तो देखो बेटा, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट दोनों कंडेंस हो गए तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ये जो पहली जो रिएक्शन है कैसी है? कंडेंसेशन। 2 कार्बन 4 कार्बन मिलके 6 कार्बन की सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। क्लियर है बच्चा? कौन करेगा? एंजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? ये मक्खी भी पढ़ने आ गई आज तो। ठीक है, खराब कर रही है हमारे। हाँ भाई सुनिए, तो हमने कहा सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का था ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। क्लियर है? आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए के अंदर, सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट के अंदर, फिर फ्यूमरेट के अंदर, फिर मैलेट के अंदर। ओके, चलो विजिबल हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, होगा ये जो 6 कार्बन की जो हम बात कर रहे हैं, है ना, इसको एंजाइम अकोनिटेज क्या करता है बेटा? कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, अगेन बेटा, ये जो मेरे पास आइसोसिट्रिक एसिड है, ये भी क्या होती है? ये भी होती है 6 कार्बन की। कितने कार्बन की होती है बेटा? ये होती है बेटा 6 कार्बन की एसिड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब होगा ये यहां पे बेटा कि ये जो आइसोसिट्रिक 6 कार्बन की एसिड है, इससे एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। इसको क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है बच्चा? आ रही बात समझ में? यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? एंजाइम कौन सा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, तो यहां पे 6 कार्बन थे, तो यहां पे कितने रह जाएंगे बेटा? 5। बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना? बिल्कुल इजी सा मैथ है। तो यहां पे कितने हैं? 5 कार्बन है। ओके, अब देखिए ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है बेटा? ये है मेरे पास आइसो सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है बेटा? ये जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। किससे? आइसोसिट्रिक एसिड से, और उसको कंबाइन करवाएगा किसके पास? NADH के पास। किसके पास? NADH के पास कंबाइन करवा देगा। क्लियर है बच्चा? NADH के पास क्या करवा देगा? कंबाइन करवा देगा, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो देखा बेटा आपने यहां पे क्या देखा आपने? यहां पे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो गई है। क्या रिमूव हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लियर है। साथ में बेटा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास NADS2 की। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में? आगे सुनिए, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ये 5 कार्बन का है ना। फर्दर से क्या होता है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फर्दर से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन के कंपाउंड के अंदर, जिसका नाम है सक्सिनाइल कोए। जिसका नाम क्या है, सक्सिनाइल कोए। ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के साथ यहां पे क्या हो रहा है बेटा, बिल्कुल यहां पे ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है आपका, ये एंजाइम है बेटा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और उन हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा NAD के साथ, और अगेन यहां पे फॉर्मेशन होगी बेटा, किसकी फॉर्मेशन होगी, NADS की। किसकी फॉर्मेशन होगी, NADS2 की। तो अगेन बेटा यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NADS2 की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो NADS2 यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। NADS2 यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में यहां पे? तो देखिए बेटा 2 कार्बन हमने रिमूव कर दिए हैं, 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोए है हमारे पास बन चुका है। अब ये जो सक्सिनाइल कोए है जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, कौन करता है, सक्सिनाइल सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम करता है बेटा, सक्सिनाइल सिंथेटेज। सक्सिनाइल सिंथेटेज। इस दौरान होता ये है, इस दौरान होता यही है क्या, एक जो GDP मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, GTP की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो GTP होता है ये किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये ATP के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ATP के। चलिए यहां पे देखिए, तो ये इक्वल है बेटा किसके, हम बात करें यहां पे, चलिए दूसरा कलर लेते हैं यहां से। तो यहां से ये जो बना है हमारे पास, क्या बना है, GTP। ठीक है, GTP बना है, 1 GTP फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो GTP, एक GTP इक्वल होता है 1 ATP के। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो GTP है ये ब्रेक डाउन हो जाता है GDP के अंदर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। क्लियर है, और ये जो अपना फॉस्फेट है ये दे देता है ADP को, और ये कंबाइन हो जाता है इसके साथ, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाती है ATP। क्लियर है, तो यहां पे सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर क्या हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल पे ही क्या हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। सबस्ट्रेट लेवल यानी बात करें डायरेक्टली ATP की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है, जैसे हमने कहा था एक NADS2 है वो 3 ATP के इक्वल होता है, उससे वो 3 ATP बनेंगी कैसे, इनडायरेक्टली बनेंगी जब वो ETS से ट्रांसफर होगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट के अंदर। किसके अंदर, फ्यूमरेट के अंदर। ये जो हमारा फ्यूमरेट है बेटा, क्लियर है, यहां पे क्या होगा बेटा, अगेन देखिए बेटा यहां पे एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा बच्चा, यहां पे आपका एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सिनेट से क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और FAD जो है हमारा उसको कन्वर्ट करवा देगा FADS2 के अंदर। क्लियर है, तो अगेन बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी FADS2 की। तो यहाँ पे क्या बनेगा, FADS2 बनेगा, और एक FADH है वो 2 ATP के इक्वल होता है। एक जो हम बात करें वो किसके इक्वल होता है, 2 ATP के इक्वल होता है। अच्छा बच्चे आगे बढ़ो, चलो चलो। 7th फ्यूमरेट क्या करेगा बेटा, फ्यूमरेज एंजाइम इसको
कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मैलेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, मैलेट के अंदर। मैलेट जो होगा बेटा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट कर देगा वापस से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। क्लियर है। यहाँ पे बेटा अगेन बेटा एक NAD से NADH2 है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। अगेन बेटा यहाँ पे क्या हो गया है, अगेन यहाँ पे बेटा क्या हो गया है, एक NADH2 है और फॉर्म हो गया है। क्लियर है। आ रही बात समझ में। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक NADH2 यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है। एक NADH2 यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक NADH2 यहाँ फॉर्म हो रहा है। क्लियर है। अब दो एसिटाइल कोए आएंगे क्योंकि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, दो पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो दो पायरुवेट से, यानी ये पूरी प्रोसेस दो बार होगी। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो क्या होता है, दो ATP बनते हैं। ठीक है। वो किस फॉर्म में होते हैं वैसे, GTP। ठीक है। आरी बात समझ में। और उसके अलावा क्या होता है बेटा, हम बात करें 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 NADH2 बनते हैं। क्या बनते हैं, 6 NADH2। क्लियर है। और दो क्या बनते हैं बेटा, दो बनते हैं FADH2। क्या बनते हैं, दो FAD। इतनी बात आई समझ में। ओवरऑल ये चीज होती है यहाँ पे। अब देखो टोटल ATP काउंट करें तो यहाँ पे 6×18 है ना, ये किसके इक्वल होगा, 18 ATP। और मैंने कहा था एक FADH2 2 ATP के इक्वल होता है, तो 2 2 जा 4। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ATP। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान, ठीक है, टोटल ATP कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। ठीक है। कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 22 और 24। क्लियर है। आ रही बात समझ में। अब इसमें से दो तो क्या होती हैं, सबस्ट्रेट लेवल पे होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म होती हैं। और ये इनडायरेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, ये इनडायरेक्ट होती हैं। समझ में आई बेटा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बेटा, तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है उसको हम समझते हैं। तो देखिए बेटा, ओवरऑल क्या हो रहा है उसको समझिए। क्या हो रहा है, यहां पे आइए। तो यहाँ पे हो ये रहा है क्या, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है सोर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोर्स के बारे में। किसके बारे में, सोर्स के बारे में। ठीक है। यहाँ पे कार्बन का फ्लो कैसे हो रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी डायरेक्ट ATP बन रही है। ठीक है, पाथवे के दौरान। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैक्सिमम ATP यील्ड कितनी हो रही है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई। तो आपने देखा जो ग्लाइकोलिसिस है उसके दौरान क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर। तो यहाँ पे नेट गेन कितना होता है बेटा, हमारे पास 2 ATP का सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर डायरेक्ट, जैसा हमने पहले दिखाया था आपको। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं 6 ATP बनते हैं किससे, 2 NADH से। 6 ATP बनते हैं किससे, 2 NADH से। किससे बेटा, 2 NADH से। यानी एक NADH से 3 ATP, 2 से कितनी हो गई, 6। तो टोटल ATP कितनी बन गई बेटा, यहाँ पे टोटल ATP बन गई 8। कितनी हो गई बेटा, 8 ATP हो गई। क्लियर है। आ रही बात समझ में। ये होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजिशन रिएक्शन, या मैं कहूं इसे लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए के अंदर, है ना। इस दौरान क्या होता है, 2 NADH बनते हैं तो उनसे 6 ATP बन जाती है। कितनी ATP बन जाती है बेटा, 6 ATP बन जाती है। कितनी, 6 ATP बन जाती है। क्लियर है बेटा। आ रही बात समझ में।
नेक्स्ट है बेटा सबसे लास्ट में हम बात करें क्रैब साइकिल की। तो क्रैब साइकिल के दौरान होता क्या है, एसिटाइल कोए है वो कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन की रिमूवल के साथ, ठीक है, यानी 4 कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। और इस दौरान 2 एटीपी बनती हैं, जीटीपी की फॉर्म में बनी थी, अभी अभी मैंने बताई थी, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर फॉस्फाइलेशन होता है, ठीक है। अब इससे 6 NADH बनते हैं, 2 आपके क्या बनते हैं, आपके क्या बनते हैं बेटा, FADS2 बनते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। देखिए बेटा अब होगा क्या, यहां पे होगा ये कि देखो बेटा जो हमारे पास 6 NADH है, 6 तिया 18 यानी 18 ATP तो आ जाएंगे NADH से। फिर आगे हम बात करें FADS2 से, 1 से 2 आती हैं तो 4 ATP यहां से बन जाएंगे, 2 2 जाओ। टोटल क्रैब साइकिल के दौरान कितनी बेटा, 24 ATP बन जाएंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब होगा ये मेरा बच्चा, टोटल ATP की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या होगा जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 6 कार्बन रिलीज हो जाती हैं, 6 के 6 कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो सबस्ट्रेट लेवल पे कितनी एटीपी बनेंगी, तो देखो 2 यहां पे बन रही है और 2 यहां पे, टोटल कितनी होगी बेटा, 4। कितनी हो गई, 4। अगेन बेटा यहां पे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फाइलेशन होगा, ठीक है, तो उस पे कितनी बन रही है, ठीक है, 34 एटीपी। कितनी बन रही है, 34 एटीपी, जो कहां से आई है, हम बात कर रहे हैं यहां से, 12 NADH2 मॉलिक्यूल और 2 FADH2 मॉलिक्यूल से। क्लियर है बेटा, तो 34 और 4 कितनी हो गई, 38। तो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं बेटा हमारे पास, क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आया बेटा यहां तक, क्लियर है। तो ये है हमारे पास रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। आगे जो टॉपिक है बेटा हमारा नेक्स्ट है एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। इसको करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे कह रहे हैं इसको, रेस्पिरेशन को, ठीक है बच्चा, रेस्पिरेशन को हम क्या कह रहे हैं, एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है, रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक पाथवे कह रहे हैं। अब एम्फीबोलिक पाथवे होता क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे होता क्या है, तो जिसके अंदर बेटा कैटाबोलिज्म हो, एनाबोलिज्म हो, वो क्या कहलाता है आपका, एम्फीबोलिक पाथवे। क्या कहलाता है, एम्फीबोलिक पाथवे कहलाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कैटाबोलिज्म क्या होता है, एनाबोलिज्म क्या होता है ना, उसके बारे में हम बात करें तो बेटा कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म ये होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए भाई, एम्फीबोलिक, क्या बोला, एम्फीबोलिक, एम्फी मतलब बोथ, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या हो, कैटाबोलिज्म हो, जिसके अंदर कैटाबोलिज्म हो और जिसके अंदर एनाबोलिज्म, दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाता है आपका, एम्फीबोलिक। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है ये क्या होता है, एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है। क्या होता है, एम्फीबोलिक पाथवे होता है, यानी यहाँ पे कैटाबोलिज्म भी होता है, ठीक है। कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल के अंदर, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा था आपका C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, एंड यहाँ पे 38 एटीपी बनते हैं। यही किया था बेटा अभी अभी हमने, है ना। इसके लिए यहाँ पे 3 चीजें होती हैं जो अभी अभी हमने करवाई थी। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लिंक रिएक्शन,
और क्रैब साइकिल। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, क्लियर है। हुआ ये कि देखिए भाई, ग्लूकोज जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इससे क्या बन गए, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हुआ। इसलिए इसे क्या कहा, कैटाबोलिज्म। ये क्या कहला रहा है, कैटाबोलिज्म। जनरली जो कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है, रिलीज होती है। तो कैटाबोलिज्म जर्नली कैसा होता है बेटा, एक्सर्गोनिक होता है। कैसा होता है, एक्सोर्गोनिक होता है। ठीक है, एक्सोर्गोनिक। ठीक है, एक्सोर्गोनिक रिएक्शन होती है। तो कैटाबोलिज्म के अंदर जर्नली कैसी होती है, एक्सोर्गोनिक। एक्सोर्गोनिक रिएक्शन वो होती है जिनके अंदर एनर्जी क्या होती हो, रिलीज होती हो। क्या होती हो, रिलीज होती हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एनाबोलिज्म की, है ना। तो एनाबोलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपल कंपाउंड से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 6CO2 6H2, ठीक है, ये मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, दे विल फॉर्म। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज से फर्दर से जो बनता है बेटा, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे जर्नली जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एंडोर्गोनिक होती है। कैसी होती है, एंडोर्गोनिक रिएक्शंस हैं, देखने को मिलती हैं। समझ में आया मेरा बच्चा यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, जर्नली होता है ये मेरा बच्चे, होता है ये, जो हम जो फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और प्रोटीन भी होता है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन से क्या होता है, सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर है, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमारी ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है बेटा, ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लाइकोलिसिस से जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा धाप के अंदर, और धाप कन्वर्ट होगा पागल के अंदर, और ये जो पागल है हमारा, ये आगे चल के क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए और एंटर कर जाएगा लिंक रिएक्शन के अंदर, और वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, और आपकी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, फैट है, फैट से क्या बन रहा है बेटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा है। ठीक है, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा है। फैट कॉम्प्लेक्स होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल सिंपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब फैटी एसिड से क्या बन रहा है, एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए कन्वर्ट करता है किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर, और फॉर्मेशन करता है बेटा, वही हम बात कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर फैट से एनर्जी है वो ड्राइव की जाती है। क्या की जाती है, फैट से एनर्जी ड्राइव की जा रही है। क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझिए, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये कैसी है, एनाबोलिक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में। अगेन बेटा प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना अमीनो एसिड्स के अंदर क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म। अब ये जो अमीनो एसिड्स है ये कन्वर्ट होती हैं पायरुविक एसिड के अंदर, किसके अंदर,
पायरुविक एसिड के अंदर और एंटर कर जाती हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्लियर है। अब अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड्स बना रही हैं, ये कैसा है, एनाबोलिज्म है। क्लियर है। तो जहां पे कैटाबोलिज्म हो और एनाबोलिज्म हो, ठीक है, वही तो कहलाता है ना आपका एम्फीबोलिक पाथवे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस है, एम्फीबोलिक पाथवे है। कैसे है, एम्फीबोलिक है। ठीक है बेटा, समझ में आया ये। नेक्स्ट है बेटा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है बेटा इसका। तो उसको देखिए बेटा, क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, होता क्या है। तो बेटा ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और उस ऑक्सीडेशन के दौरान यूटिलाइज करने के बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो जो आरक्यू होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्ड, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। ठीक है भाई। और यहां पे हम बात करें वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, इसका जो रेशियो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। नजर आ रहा होगा बेटा क्लियरली, इसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है, इन सब के लिए अलग अलग होती है। और ये काफी बार बेटा पीवाईक्यूज में नीट के अंदर आ चुके हैं इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो उनके अंदर देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज हमारा, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 6 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आरक्यू निकालने के लिए देखिए बेटा क्या करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरक्यू है बेटा हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आरक्यू की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 1 रहती है। क्या रहती है, 1। तो आरक्यू की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फैट्स की। किसकी, फैट्स की। तो फैट्स के अंदर हमने ट्राई पाल्मिटीन, ठीक है, ये जो हमारे पास ट्राई पाल्मिटीन जो फैट है, इसका आरक्यू जब हम निकालते हैं तो देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम बात करें किसको, ट्राई पाल्मिटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जब हम इसका आरक्यू निकालते हैं क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये कर रहे हैं। देखिए क्या इसके पास कितने हैं बेटा, हम बात करें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, 102। कितनी रिलीज हो रही है, 102। और ट्राइपाल्मिटिन को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, 145। तो यहाँ पे देखिए बेटा न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, 0.7 आती है। ठीक है, प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें बेटा, इसके लिए प्रोटीन के लिए जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं जैसे कि एलेनिन, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती हैं और उससे 5 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आरक्यू की वैल्यू प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगी, देखो बेटा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, 5। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज हुई, 6। तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आती है। किसके आसपास आती है, 0.9 के आसपास आती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक एसिड्स की जो हम बात करें, जैसे मैलिक एसिड, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो आर की वैल्यू जब इसकी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा बेटा, हम बात करें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, 4, ठीक है, और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आर क्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, कई बार ये इंपॉर्टेंटली पूछा जा चुका है, ठीक है। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ग्लूकोज का तो अल्कोहल बनेगा, तो यानी वहां पे तो ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं हो रही इसके ब्रेकडाउन के लिए, तो क्या होगा, आरक्यू की जब हम बात करें बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो आप क्या बोलोगे, आरक्यू इसके लिए क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। क्लियर है। अब आप इनको याद कैसे रखोगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट के लिए तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1 है, इजीली हो जाएगा बेटा आपका। अब फैट्स के लिए, ठीक है, जैसे बेटा हम एफ बनाते हैं, तो एफ की जो मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो क्या बनेगी बेटा, उल्टा, ये हम बात करें यहाँ पे 7 लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो ये पॉइंट और लगा दो, तो क्या हो गया 0.7, यही हमने कहा था इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू फैट्स के लिए, ठीक है। अगेन हम बात करें किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, तो प्रोटीन को पी लिखते हैं, तो मिरर इमेजेस की हम बात करें इस तरीके से 9.9, इनको उल्टा करके लिख दो, चाहे ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एफ है, तो इसको उल्टा करके देखोगे यहाँ पे मिरर के अंदर, तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये मिरर के अंदर ऐसे, तो ये इनकी ट्रिक हो जाएगी याद करने की आपको। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नए जो चैप्टर है उनके साथ। आप भी पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।